सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आप लोग उत्तराखंड ग्रुप सी, पटवारी या फिर यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर रहेगी कि अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा कलेक्शन आप लोगों के लिए जारी किया हुआ है। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है उत्तराखंड में कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन। तो इसमें कृषि के बारे में हम देखेंगे, सिंचाई के बारे में देखेंगे और पशुपालन के बारे में देखेंगे। कि जैसा कि दोस्तों हमें पता ही है कि हमारा जो उत्तराखंड है वो एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है। और कृषि जहाँ पर होती है वहाँ पर पशुपालन भी जरूर होता है और कृषि को करने के लिए सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृषि सिंचाई से जुड़ी हुई है और पशुपालन कृषि से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की जो इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, वो कहीं ना कहीं आपके पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इनकी ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो भी जितनी भी भूमि है उसमें से जिस भूमि पर खेती की जाती है उस खेती योग्य भूमि में सर्वाधिक शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं आपके सामने, उधम सिंह नगर है, चंपावत है, देहरादून है, पिथौरागढ़ है। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कृषि अलग प्रकार की होती है और मैदानी क्षेत्रों में अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर इन चार जिलों की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर बिल्कुल ही मैदानी जिला है, इसका पहाड़ों से कोई लिंक नहीं है और यहाँ पर सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला ये एक जिला भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला है। तो आपका आंसर होगा उधम सिंह नगर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धान उत्तराखंड में किस प्रकार की भूमि पर उगाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड है तो यहाँ के अपने नाम भी हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, खील भूमि या बंजर भूमि। ठीक है। तो दोस्तों, तलाऊ भूमि वो भूमि होती है जहाँ पर नदी बिल्कुल जमीन से सट करके या उसके नीचे जाती है, तो वो तलाऊ भूमि कहलाती है। उपराऊ भूमि जहाँ जमीन के ऊपर नदी जा रही होती है। तो पहाड़ों पर ज़्यादातर उपराऊ भूमि होती है और मैदानों में जा करके क्या हो जाती है, वो तलाऊ भूमि कहलाती है, तराई क्षेत्र जिसे कहते हैं हम। तो धान के लिए पानी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, धान को पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है किस क्षेत्र में, सिंचाई करने के लिए। तो जो धान उगाया जाता है वो आपका उगाया जाता है तलाऊ भूमि। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि धान उत्तराखंड में किस प्रकार की भूमि पर उगाया जाता है, तलाऊ भूमि पर, यानी कि जहाँ जमीन के नीचे पानी होता है। और जब रोपाई लगाते हैं हम, रोपाई विशेषकर धान के लिए लगाई जाती है, तो रोपाई लगाने के लिए वो अंदर का पानी, जो जमीन के अंदर का पानी होता है, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो तलाऊ भूमि में धान उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गांव के समीप पाई जाने वाली इजरान भूमि को कहते हैं। तो एक चीज, भूमि का नाम भी आपके सामने आ गया कि इजरान भूमि होती है गांव के समीप में, विशेषकर जो वन होते हैं, हमारे वनों के बीच में एक इजरान भूमि पाई जाती है। ठीक है। और वन हमारे गांवों से सटे हुए होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज, क्वेश्चन को पहले कंप्लीटली समझ लीजिएगा कि गांव के समीप पाई जाने वाली इजरान भूमि को कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है बिचलिया, घरिया, बुर्निया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा से एक चीज क्लियर करा देना चाहूंगा। बिचलिया उस भूमि को कहते हैं, बिचलिया का मतलब बीच में, जो भूमि
गांव के बीच में होती है उसे बिचौलिया कहते हैं। घरिया भूमि वो होती है जो गांव के बॉर्डर यानी कि समीप में होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी हमारा यही है कि गांव के समीप में पाई जाने वाली, यानी कि गांव को छोड़ करके जब गांव खत्म होता है और वन शुरू होते हैं तो वन और गांव के बीच की जो भूमि होती है वो आपकी क्या होती है, घरिया भूमि होती है। ये इसका आंसर है, ठीक है। और बुनिया क्या होती है, ये वनों के बीच की भूमि होती है, इसको बुनिया कहते हैं। तो ये मैंने तीनों प्रकार की भूमि आपको समझा दी है। बिचौलिया गांव के बीच की भूमि, घरिया गांव के समीप की भूमि और बुनिया वन के बीच की भूमि, ठीक है। और ये सारी भूमियां मिलकर के इस भूमि को क्या कहा जाता है, इजरान भूमि कहा जाता है। जैसे तलाऊ भूमि है, उपराऊ भूमि है, इजरान भूमि है, तो ये अलग अलग प्रकार है भूमि के, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि गांव के समीप, तो गांव के समीप कौन सी पाई जाती है, घरिया पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर गांव के समीप की जगह क्या आ जाता, गांव के बीच में पाई जाने वाली इजरान भूमि को क्या कहते हैं, तब आपका आंसर बिचौलिया हो जाता। और यहाँ पर गांव की जगह वन के बीच में पाई जाने वाली इजरान भूमि को क्या कहते हैं, तब आपका आंसर हो जाता बुनिया। तो अभी गांव के समीप बोला गया है तो आपका आंसर हो जाएगा घरिया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीढ़ीदार खेती संबंधित है। अब ये ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे क्योंकि हमारे गढ़वाल में सीढ़ीदार खेती होते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के मैदानों से, उत्तराखंड से। तो सीढ़ीदार खेत का संबंध डायरेक्टली आपका यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड पे आप क्लिक कर सकते हो। 1 मिनट के लिए हिमाचल प्रदेश भी, वहाँ पर भी सीढ़ीदार खेत होते हैं क्योंकि जहाँ पर्वतीय भूमि होगी वहाँ पर लगभग सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास बाकी मैदानी राज्य दे दिए इन्होंने और उत्तराखंड हमारा क्या आ गया है, पर्वतीय राज्य है। तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कथन ए और बी आर दे रखे हैं, इसमें कथन ए और आर दे रखे हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन, और ये पीसीएस 2003 में भी पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, कथन ए दे रखा है कि गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। बिल्कुल सही। अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था कि जो सीढ़ीदार खेत होते हैं उस तरीके की परिस्थिति है। अब ये जो सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। बिल्कुल सही है, यही उपाय है, इसीलिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं क्योंकि जल का संरक्षण भी होता है। एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से फिर नीचे के खेत में, सीढ़ीनुमा जो खेत होते हैं तो उनमें जल का समुचित प्रबंध भी हो पाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए और आर तो दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो इस तरीके के इसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो बिल्कुल आपका आंसर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झूम कृषि को डैश भी कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, क्वेश्चन झूमिंग या फिर झूम, ठीक है। तो झूम कृषि, सीढ़ीदार कृषि नहीं, समोच्च रेखीय कृषि ये नहीं, ए और बी दोनों नहीं, स्थानांतरणशील कृषि ये बिल्कुल इसका आंसर है डी, स्थानांतरणशील कृषि। क्योंकि एक्चुअली जो झूम कृषि होती है दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूं मैं। इसमें क्या होता है कि वन के बीच में कोई स्थान चूज किया जाता है और वहां पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। और वो कृषि कुछ टाइम तक तो उपजाऊ होती है वो भूमि, और जैसे वो उपजाऊ उसकी कम हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी वन भूमि को चूज करते हैं। और विशेषकर जो जनजातीय क्षेत्र के लोग होते हैं वो इस कृषि को उत्तराखंड में ज्यादा करते हैं। तो क्योंकि जो जनजातीय लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो इसलिए इसको स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। तो झूम कृषि को ही क्या कहा जाता है उत्तराखंड में, स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। अब यहाँ पर समूह दे रखा है, आपको लगेगा कि ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समूह जिससे कि आर्थिकी में भी प्रभाव पड़ता है उत्तराखंड की, तो ये देख लेते हैं कि उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो पहला ऑप्शन आ रहा है धान, गन्ना, झंगोरा, अरहर। तो थोड़ा से धान, गन्ना, झंगोरा ये चीज़ भी हर जगह नहीं होती है, झंगोरा और अरहर भी हर जगह नहीं होती है।
तो ये चीज़ ये एग्जैक्ट महत्वपूर्ण समूह नहीं बन पा रहा है। दूसरा देखते हैं गेहूं, धान, मंडवा, आलू। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं है और दूसरी प्रमुख फसल धान है, तीसरी प्रमुख फसल मंडवई है और आलू भी प्रमुख फसलों में एक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड में लगभग हर जगह पाई जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो आप सभी लोग वाकिफ हैं कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये विभिन्न प्रकार की फसलें हमारे सामने होती हैं। और खरीफ की जो फसल होती है दोस्तों, उसका जो बुआई का टाइम होता है वो मई जून के महीने में और अक्टूबर नवंबर के महीने में काट ली जाती है वो। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि जो कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों दोस्तों इसमें ऐसी फसल है जो फरवरी और मार्च के महीने में पक करके तैयार हो जाती है, इसलिए सरसों आपकी क्या है, रबी की फसल है दोस्तों। इसलिए आंसर हो जाएगा डी कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल नहीं है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सरसों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल आपको पता होनी चाहिए कि कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन में देख पा रहे हैं हम कि ऑप्शन ए है मक्का, ज्वार, बाजरा। तो ये तीनों ही फसलें ऐसी हैं दोस्तों जो लगभग अप्रैल मई के महीने में बोई जाती हैं और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक काट ली जाती हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी कि ये सभी क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं। तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि उत्तराखंड के किस जिले में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। तो चावल का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और चमोली। तो जो तलाऊ भूमि है वो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में ही पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा कि सर्वाधिक चावल का जो उत्पादक जिला है उत्तराखंड का वो आपका है उधम सिंह नगर। तो ये आंसर भी आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर राज्य में उत्पादित मंडुआ, जिसको कि पहाड़ी भाषा में कोदो भी कहा जाता है, ठीक है, अनाज का निर्यात किया जाता है। और ये पीसीएस क्वेश्चन नंबर पीसीएस 2009 में भी पूछा गया है कि राज्य में उत्पादित जो मंडुआ है उसका निर्यात किस देश को किया जाता है। तो बहुत बार चर्चाओं में रहता है ये, और विशेषकर अल्मोड़ा और इन जिलों से यहाँ से भेजा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ये आप सभी लोगों को पता भी है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ग्रुप सी से लेकर पीसीएस में पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो मंडुआ को हम कोदो भी कहते हैं, ये प्रश्न भी अपने आप में कई बार पूछा जाता है कि मंडुए को पहाड़ी भाषा में क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे कोदो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में गन्ने की कृषि सीमित है। अब देखिए दोस्तों, जो गन्ना जो होता है विशेषकर वो मैदानी भागों में होता है, और मैदानी हमारे 4 जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर और आपका नैनीताल आधा क्षेत्र। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हरिद्वार तथा नैनीताल जनपदों में तो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता क्योंकि नैनीताल का आधा से ज़्यादा भाग पर्वतीय है। हरिद्वार तथा पिथौरागढ़ जनपदों में तो पिथौरागढ़ में तो ना के बराबर होता है गन्ना। इसी प्रकार से देहरादून और उधम सिंह नगर, यहाँ पर ये दो जिले जो हैं ये एग्जैक्ट ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट बैठते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में गन्ने की कृषि सीमित है, मतलब देहरादून एवं उधम सिंह नगर जनपदों में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि गन्ना सर्वाधिक देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है। तो कौन से फल की पैदावार नहीं होती? सेब पर्वतीय भागों में होता है, माल्टा होता है, लीची देहरादून और हमारा नैनीताल जिला इसके लिए फेमस है, नारियल आपका समुद्रीय पौधा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, नारियल। उत्तराखंड में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? तो नारियल की पैदावार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन से सम्मानित किया है? और ये क्वेश्चन नंबर ये पीसीएस 2003 में पूछा गया है दोस्तों। तो लीची निर्यात जोन, भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन जिसे
किया है। आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक लीची भी हमारे उत्तराखंड के देहरादून में ही होती है। तो लीची निर्यात जोन के नाम से जो जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, लीची होने को तो उधम सिंह नगर में भी होती है, नैनीताल में भी होती है, ठीक है, और देहरादून तो लीची का जोन ही है। लेकिन जो प्रसिद्ध लीची जो भारत में प्रसिद्ध है वो नैनीताल की लीची फेमस है दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा नैनीताल। उत्तराखंड में किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो नैनीताल की लीची फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि संबंधी जानकारी हेतु किस योजना को प्रारंभ किया गया? कृषि संबंधी जानकारी यानी कि कृषि संबंधी जानकारी जिससे हमें प्राप्त होती है, तो इसके लिए ऑप्शन देख रहे हैं कि कृषक कवच योजना, कृषि आमदनी बीमा योजना, किसान चैनल योजना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर कृषि से संबंधित जानकारी हमें जो प्राप्त होती है वो किसान चैनल योजना से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और जुलाई 2004 को इसकी का शुभारंभ किया गया था, कृषक किसान चैनल योजना का। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो 2004 में किसान चैनल योजना का शुभारंभ हुआ था, जो कि कृषि संबंधी जानकारी के लिए प्रारंभ की गई थी हमारे किसान भाइयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य की सबसे पुरानी नहर है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब जो सबसे पुरानी जो नहर है वो है, यहाँ पर ऑप्शन है शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, रामगंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर। तो आप भी गेस कीजिएगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ऊपरी गंगा नहर। इसका निर्माण कार्य 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे दोस्तों कंप्लीट कराया गया था। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के टाइम पे किया गया था पूरा, तो आप कहेंगे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। और ये 1854 में आपका बनाई गई थी, हरिद्वार से ये निकाली गई, और मुख्यतः हरियाणा और दिल्ली इन जगहों के लिए यहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर 1854 की है। बाकी शारदा नहर तो बात की है 1900 लगभग 28-27 के आसपास की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर 1854 भी आप याद रख लेंगे, निर्माण कार्य कंप्लीट होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे जो बड़ी झील है वो है आपका, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं भीमताल, रामगंगा, शारदा, ये सभी नहीं, ये सभी तो कोई ना कोई बड़ी तो होगी। तो ऑप्शन नंबर ए भीमताल। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, और जो कि आयताकार शेप में है इस तरीके से। इसका कई बार शेप भी पूछ लिया जाता है कि किस आकृति की है, तो आयताकार शेप की झील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो जमरानी बांध बेसिकली आपका नैनीताल जिले में है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर सी दिख रहा है। तो नैनीताल जिला और विशेषकर उधम सिंह नगर जिले के लिए भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन में उधम सिंह नगर नहीं है, तो मुख्य रूप से नैनीताल जिले के जो तराई वाला जो क्षेत्र है आपका हल्द्वानी और इन जगहों पर जमरानी बांध परियोजना से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, तो जमरानी बांध आपका नैनीताल जिले के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नानक सागर बांध नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? भागीरथी। नानक सागर बांध भी आपका कहाँ पे है? नैनीताल जिले में ही स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भागीरथी, टोंस, नरहोट और भिलंगना। तो दोस्तों भागीरथी, टोंस, भिलंगना ये सारी तीनों नदियाँ तो आपकी गढ़वाल क्षेत्र में बहती है। तो नरहोट, नहटूर जो नदी है ये नैनीताल में है, और इसी पर आपका नानक सागर बांध स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको क्लियर हो गया कि नानक सागर बांध नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो नहटूर नामक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनी है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पीसीएस 2014 में पूछा गया है, ग्रुप सी के न जाने कितने एग्जामों में पूछा गया है। तो टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है ये टिहरी जिले में है, और टिहरी जिले में ही, टिहरी में ही दो नदियों का संगम था, जहाँ पर कि भागीरथी और भिलंगना नदी मिलती थी, और वहीं पर इन पे क्या बना दिया गया था? टिहरी डैम बना दिया गया था, और टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपको साफ साफ दिख रहा है, भागीरथी एवं भिलंगना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका
एग्जैक्ट हो जाएगा कि भागीरथी और भिलंगना पर टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था। आपको सबसे पहले तो क्लियर ये हो जाना चाहिए कि टिहरी बांध जो परियोजना थी वो कब बनाई गई थी। तो 1978 ईस्वी में कार्य प्रारंभ हो चुका था और जो बिजली का उत्पादन जो दोस्तों इसमें हुआ वो वर्ष 2006 में हुआ दोस्तों। बिजली का जो उत्पादन इस बांध से होने लगा वो 2006 में होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो जो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है वो आपका है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है देहरादून, ऋषिकेश, कालसी या हरिद्वार। तो दोस्तों ये आपका देहरादून में स्थित है। पशुधन विकास बोर्ड, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र जो स्थित है आपका वो देहरादून में स्थित है। इसके कई बार ग्रुप सी के माध्यम से फॉर्म भी निकलते हैं दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण जो केंद्र है वो आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, अति हिमीकृत मतलब अत्यधिक बर्फ में मतलब जो वीर्य को जो पशुओं के जो वीर्य होता है उसको उत्पादित किया जाता है। तो इसका भी जो केंद्र जो स्थापित किया गया है वो देहरादून श्यामपुर का नाम आपने सुना होगा। श्यामपुर में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र यहाँ पर देहरादून में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोअर सबऑर्डिनेट 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और पीसीएस में पूछा जाता है कई बार कि उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं 1949 ईस्वी को ये हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? हल्द्वानी में। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और कब किया गया? 1949 में। आप इस चीज़ को क्लियर याद रखेंगे। तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ 1949 में हल्द्वानी में स्थापित किया गया था। ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीसीएस 2004 में पूछा गया, 6 में पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे पराग, अमूल, नंदन, आंचल इस नाम के आते तो सभी हैं, लेकिन जो राज्य में जो उत्पादित किया जाता है उसे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आंचल नाम से बेचा जाता है। यहाँ पर ब्रांड से आंचल ब्रांड उत्तराखंड का अपना ब्रांड है दूध का। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे कि राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो आपका आंसर होगा आंचल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ कब किया गया था? आपको क्लियर होगा कि आपके गांवों में भी कई बार स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, जिसमें महिलाओं के ग्रुप बनाए जाते हैं या पुरुषों के भी कुछ स्वयं सहायता समूह पुरुषों के लिए भी बनाए गए हैं। तो उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ कब से किया गया था? तो वर्ष जब जैसे 2000 में हमारा उत्तराखंड बना था, 2001-2 में आपका स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ किया गया था दोस्तों उत्तराखंड में। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 2001-2002 में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना। ठीक है, योजना लागू की गई। तो आपको बता दूं ये लगभग 2004 में ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, अब आप क्लियर कर लीजिएगा कि 2004 में मुख्यमंत्री कौन थे। तो बीसी खंडूड़ी जी नहीं थे, वीएस कोश्यारी जी नहीं थे, उनका 2003 में 2002 के बाद से हट गए थे कोश्यारी जी भी, क्योंकि जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस की सरकार आई थी यहाँ पर। और हरीश रावत अभी ये कह सकते हैं 4-5 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपके पास बचता है कि 2004 में एनडी तिवारी क्या थे, उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही ये गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की थी। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना कब प्रारंभ हुई है, किसके टाइम पे प्रारंभ हुई है। तो एनडी तिवारी के, नारायण दत्त तिवारी के टाइम पर प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिनी डेयरी योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं को क्रय करने के लिए सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? तो उत्तराखंड में मिनी डेयरी योजना के लिए
दुधारू पशुओं का क्रय करने के लिए सरकार अपनी तरफ से अनुदान भी देती है। तो इसमें कितना परसेंट अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है 20%, 50%, 60%, 70%। तो ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों कि मिनी डेयरी जो योजना है इसके तहत 50% पशुओं के क्रय करने के लिए सरकार द्वारा क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऊन विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऊन, ठीक है ना दोस्तों, उलन, ठीक है ना। तो ऊन विकास जो कार्यक्रम जो यहाँ पर ऑप्शन है 2004-05, 2003-04, 2004-05, 2001। तो ये भी एन डी तिवारी की सरकार में ये ऊन विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और ये था आपका वर्ष 2004-05 में। आंसर नंबर ए आपका हो जाएगा कि वर्ष 2004-05 में ऊन विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत उत्तराखंड में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन कब किया गया था? कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, ठीक है ना। ये भी एक स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही इस फेडरेशन का गठन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है वर्ष 2000 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में। तो आप याद रखिएगा कि वर्ष 2006 में कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन किया गया था। वर्ष 2006 में कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन किया गया था दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य में रेशम की कौन सी प्रजाति उत्पादित की जाती है? तो रेशम की जो प्रजाति जो यहाँ पर ऑप्शन है मलवरी, तसर, एरी, ये सभी। तो दोस्तों ये जो रेशम फेडरेशन जब 2006 में यहाँ पर बना था तो उसके बाद इन विभिन्न प्रजातियों का उत्पादन उत्तराखंड में होता है। ये मलवरी, एरी, टसर, ये सभी। तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों में शामिल नहीं है? ये नहीं की बात कर रहा है, कुक्कुट में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऋषिकेश, ऋषिकेश में कुक्कुट प्रक्षेत्र है, दयालबाग में है, वर्णी में है, श्यामपुर में नहीं है। श्यामपुर में सूकर है, सूकर प्रक्षेत्र, सूकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, श्यामपुर में कुक्कुट प्रक्षेत्र में शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। 33 का आंसर आपका श्यामपुर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है? मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है, यहाँ पर ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड, गुजरात। तो आपका बता दूं दोस्तों इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड मत्स्य नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है और 2002 में उत्तराखंड में उत्तराखंड में मत्स्य नीति को लागू किया गया था दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है कि मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मैंने इस वीडियो में लगभग वो सभी क्वेश्चनों को का ये कह सकते हैं कि संकलन किया है जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे जाते हैं मैक्सिमम, और आने वाले एग्जामों में भी ये ज़रूर पूछे जाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।